हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 13 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट। देखो, इससे पहले की क्या जितने भी टोटल जो 21 शिफ्ट है उनमें से मैं आपको 18 शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। जो 13 अप्रैल की जो तीनों शिफ्ट हैं ये एक्चुअली गलती से मिस हो गई थी। मेरे को स्टार्टिंग में ध्यान नहीं था कि 13 अप्रैल को भी कोई पेपर हुआ है, इसलिए ये गलती से मिस हो गई। तो पूरी मैंने 18 शिफ्ट अपलोड कर दी गई हैं। तो जो ये बची हुई 3 शिफ्ट हैं इनको मैं लास्ट में अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक 9 अंक की संख्या है 7x 7925 1y8। ये डिविजिबल है 36 से। 36 से डिविजिबल होने का मतलब है 9 और 4 से है। और देखो, आपको पता ही कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। आगे इन्होंने एक कंडीशन भी दी गई है, बोल रहा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, उसके लिए जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए और y मैक्सिमम लेना है। तो y को अगर हम 9 लेते हैं तो 9 तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि 9 से 98 में डिविजिबल नहीं होता। तो 8 लेंगे तो 88 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 8। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं y को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 8। ये हो गया हमारा 8। अब हमें 9 से देखना है, और 9 का आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है, तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो 9 के मल्टीपल के जितने भी है ना उनको हम हटा देते हैं। देखो, 8 और एक 9, ये खुद 9 हट ही जाएगा, और ये 2 है और ये 7 है, ये हट जाएगा। बचा कितना, देखो 7 तो हमारा यहाँ से बचा है, 5 यहाँ से बचा है, 7 और 5 12, और 8 यहाँ से बचा है 20। 20 में देखो 18 तो डिविजिबल होता है, 2 नहीं होता, तो 2 प्लस एक्स को हमें 9 से डिविजिबल करना है। ठीक है, तो देखो x क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, 9 से डिविजिबल होने के लिए x हमारा 7 आएगा, तभी हमारा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारा y आ चुका है, x आ चुका है। जो पूछा है उस फंक्शन की वैल्यू हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है 10 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स है 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर। वाई है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर 64। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 490 माइनस 180 और 12 192। 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और वैसे देखो माइनस करेंगे तो 8 यहाँ पे बच जाएगा। 49 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 29, 298। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिग्नोमेट्रिक है। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ करना ही नहीं है। 1045 आपको पता है 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू कॉस 60 पता है आपको 1/2 होता है, तो क्यूब करेंगे तो 1/8, डिवाइड 2 इंटू कॉसेक 45 रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस 3 इंटू सेक 30 होता है 2/√3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3, प्लस साइन 30 जो कि 1/2 होता है। बस इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 4 से तो 2 टाइम चले जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 प्लस 1/2, 1.5 मतलब 3/2, डिवाइड नीचे देखो क्या बचेगा, 3 से ये 3 चले जाएगा, 2 दूनी 4, और ये है -4, यानी ये पूरी टर्म कट जाएगी, सिर्फ यहाँ से 1/2 बचेगा। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा है, 3 बचा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें फोर्थ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलजेब्रा से। देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स, 5 से 5 कट जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और माइनस माइनस प्लस का एक्स, माइनस। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20/200, तो आ जाएगा 1/10, और फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x/200। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.08। इसका भी देखो पॉइंट हटा लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 8/100। 8/100 का मतलब है 4 दूनी 8, और 4 से चले जाएगा 25 टाइम, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको 2/25 ही लिख देते हैं। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा जो 1/10 है इसको हम इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2/25 तो इधर था ही, 1/10 और हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखो 25 और 10 का एलसीएम 50 आ जाएगा। ये 2 टाइम जाएगा तो 4, और ये कितना 5 टाइम जाएगा तो 5। ठीक है, तो 4 और 5 हो जाएगा 9/50। तो देखो ये 50 से कितना टाइम कट जाएगा, 4 टाइम, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 36। हमसे एक्स ही पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4000 कर्मचारी है एक फैक्ट्री में। ठीक है, 4000 कर्मचारी एक फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जो पुरुष कर्मचारी यानी मेल कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारी से अनुपात है 5:3, यानी 8 की वैल्यू 400 है। तो कितना टाइम हो गया, 50 टाइम हो गया। यानी अगर हम मेल कर्मचारियों की बात करें तो इसका 50, हाँ कितना था, ये 50 टाइम था ना, तो 250 तो ये हो जाएंगे।
और अगर फीमेल कर्मचारियों की बात करें तो 50 का 3 गुना 150 ही हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार है। आगे हमसे कहा गया है कि फैक्ट्री में 87.5% क्या है, रेगुलर कर्मचारी है। ठीक है, और 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है। तो नियमित महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है? देखो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो, लगेगा कि नहीं? देखो अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि फैक्ट्री में 87.5% रेगुलर है, तो ये तो आ जाएगा बीच में, टोटल कर्मचारियों की बात कर रहा है। और अगर मेल की बात करें तो 92% ऐसे हैं जो रेगुलर है, तो फीमेल का नहीं पता है कि कितने हैं, लेकिन ओवरऑल रेशियो तो पता है ना इनका में, कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। 5, देखो ये आ जाएगा 5, 50 या 150, और 50 पंजे 25, 3:5 आ गया। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? देखो ये हो जाएगा 2.5 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 2.5 और 2 कितने हो गए? 4.5। देखो ये 4.5 है, 4.5 मतलब है 3 का कितना गुना है? 1.5 गुना है। तो यहाँ से 5 का भी 1.5 गुना होगा, 5 का 1.5 गुना कितना होगा? 7.5। ठीक है, और देखो ये संख्या हमारी बड़ी थी तो इसमें से हमने इसको घटाया, तो ये संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो 87.5 में से हम कितना घटाएंगे? 7.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80%। ठीक है, वही हमसे पूछ रहा है कि जो रेगुलर महिला कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है। बाकी आप विदाउट एलिगेशन लगा के भी डेटा को सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो नॉर्मली बेसिक से। ओके, देखो हमें यहाँ पे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, ये होता है बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जो यहाँ पे हमें जो डेटा दिया है कि उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे दिया है हमें ये और ये। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस, देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करना है, हमें निकालना क्या है? प्लस का एक्स वाई जेड निकालना है, और यहाँ पे है माइनस 3xy z। अगर 4xy जोड़ दे इसमें तो जो पूछा है हमारा वही निकल जाएगा। मान लो ये जो पूछा है ये के है, तो ये के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इधर 4xy जोड़ा है तो इधर भी 4xy जुड़ जाएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 18, और ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324 माइनस ये है 90, और 90 का 3 गुना होता है 270। और एक्स वाई जेड भी हमें दिया है, देखो 81 है, तो इसको लिख ही देते हैं। 81 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 81 × 4। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 270 और 324 इनका डिफरेंस कितना हो गया? 30 यहाँ से और 24 यहाँ से, 54। तो 54 × 18 तो ये आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया? 81 × 4। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 4 8 32 2, और 4 एकम 4, 2 और 4 6, तो 6 यूनिट डिजिट आ गया। तो देखो यूनिट डिजिट से ही हो गया। देखो आपने नोटिस किया होगा कि 25 क्वेश्चन में से 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो यूनिट डिजिट से हो जाते हैं, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको करके ही बता देता हूँ। तो देखो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से 9 और 2 18 कॉमन आ जाएगा पूरा सबसे, तो 18 तिया 54, 3 और ये हो जाएगा 54 बच जाएगा, प्लस यहाँ से देखो 18 कॉमन कैसे आएगा? इससे तो 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, और इससे 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, तो 9 और 2 यहाँ भी कितना बचा? 18 ही हो गया ये। और 54 और 18 कितने होते हैं? 72, 72 × 18 यह आ जाएगा 18 36 सिलाई 3 18, 18 से तो 126 होते हैं, और 3 और जोड़ेंगे तो 129। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वर्ग के जो डायगोनल है उसकी लंबाई है a प्लस बी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो आपको पता ही है कि एक हमारा जो स्क्वायर है इसकी जो साइड होती है, मान लो ठीक है, जैसे अगर ये हमारी साइड x है तो जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? √2 टाइम ऑफ x होता है कि नहीं? अब यहाँ पे जो डायगोनल की लंबाई है यानी √2 टाइम ऑफ x, इसकी वैल्यू हमें दी गई है a प्लस बी। हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हमने वर्ग की साइड x मानी थी तो x निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? a+b/√2, ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है साइड्स का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a+b का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे √2 का करेंगे तो 2। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे खोल के दिया हुआ है, ये डायरेक्ट तो दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2, और क्या आ जाएगा? a² प्लस b²। तो देखो प्लस का 2a भी आता, लेकिन यहाँ इन्होंने पता है थोड़ा सा और दिमाग लगा दिया। क्या कर दिया कि देखो मैं यहाँ ऊपर बता रहा हूँ 1/2 a² प्लस b² तो इन्होंने रख ही दिया है यहाँ पे। फिर जो ये 2a भी है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ a भी बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी राशि है, कोई प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज की रेट राशि का 1/4 है। किसी राशि पर जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, राशि का 1/4 है। ओके, देखो मान लो प्रिंसिपल हमारा 4 है। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट राशि का 1/4 था यानी 1 यूनिट है। और आगे बोल रहा है कि जो प्रतिशत परसेंट पर वर्ष जो ब्याज की रेट है वो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। ओके,
मान लो अगर टाइम हमारा कितना है, 1 यूनिट मान लेते हैं, मान लो कि टाइम हमारा 1 यूनिट है, तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी। ठीक है, एक नहीं मान सकते, इसके साथ कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा, मान लो के है। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो रेट है यानी प्रति वर्ष जो ब्याज दर है वर्षों की संख्या के 4 टाइम है, तो ये 4K हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियली देखो हमारा इंटरेस्ट है 1 और प्रिंसिपल है 4, रेट कितना है 4K, टाइम कितना है के डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, के की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि देखो ये चार 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 से इसको काटूंगा मैं 25 टाइम, और 25 इधर चल जाएगा, 4 इधर चले जाएगा, तो के स्क्वायर आ गया 25/4। तो अगर मैं यहाँ से इसका अंडर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा, कितना 5/2। ये क्या आ गया, हमारी रेट परसेंट आ गई। आगे देखो अब यहाँ से हमारी रेट परसेंट आ गई, यानी यहाँ से हमारा टाइम भी कितना आ गया, 5/2 ईयर आ गया। और अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट कितनी आ जाएगी, 4 गुणा के है हमारा 5/2, और इससे 2 टाइम कट जाएगा, यानी ये आ जाएगी हमारी 10%। ठीक है, तो हमारी रेट भी निकल गई यहाँ से, टाइम भी आ गया। अब बोल रहे हैं यदि ब्याज की दर है 2% एक्स्ट्रा होती है, यानी 10% ना होकर कितनी होती है, 12% होती, तो 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो देखो 3 वर्षों के लिए यानी ब्याज कितना हो जाता है, 36%। 36% कितना है, 5,000 का 36 × 180 होता है, तो 1800 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, किसी वस्तु जो कोई वस्तु है उस पर 28% का तो डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमा रहा है। तो देखो पहले तो हम निकालेंगे एमपी और एसपी का रेशो। 28% का डिस्काउंट दे रहा है, 4% होता है 1/25, 28% हो गया 7/25। 25 पे 7 का डिस्काउंट तो कितना आ जाएगा, 25 में से 7 जाएगा तो 18। ये तो आ गया एमपी और एसपी का रेशो। आगे बोल रहे हैं 20% का प्रॉफिट कमाता है, यानी सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा, 20% होता है 1/5, तो 5 से 6। अब देखो एसपी तो सेम होना चाहिए, यानी इसको 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3×5 = 15 और 3×6 = 18। यहाँ इसने कहा है कि यदि वे वस्तु को बेचने पर 3080 का प्रॉफिट कमाता है, इन देखो 15 की चीज 18 में बेच दी, 3 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है, उस 3 यूनिट की वैल्यू है 3080। तो हमसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य यानी एसपी बताना है। देखो 18 की वैल्यू बतानी है, 3 की वैल्यू है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। 18,000 तो 1 हो जाएगा, और 8×6 = 48, 480 1 हो जाएगा, 18,480। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गिवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में बीसी पर एक पॉइंट डी है, ये एंगल बराबर है, साइड से रखिए। ठीक है, देखो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे दिया है एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या कहा है इसने, बोला है ट्राइंगल एबीसी में डी एक ऐसा पॉइंट है कि एंगल ए डी सी, डी हम इसको मान लेते हैं एंगल ए डी सी। ठीक है, देखो ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये वाला एंगल है बराबर है बी ए सी के, बी ए सी, ये वाला कंप्लीट। ठीक है, या देखो ऐसे करते हैं, इस थीटा नहीं मान के इसको मैं क्या मान रहा हूँ, 1 मान रहा हूँ। ये एंगल है हमारा 1, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, आगे इसने कहा है कि जो सी ए की लेंथ है 12 है, सी ए यानी ये वाली लेंथ 12 हो गई, सी डी की लेंथ 8 है, ये हमारा 8 हो गया। और पूछा गया है सी बी की लेंथ पूछी है इसने, सी बी, ओके, इसकी लेंथ पूछी है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए डी सी की और ए बी सी की, तो ये वाला एंगल सी है, ये हमारा क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, ये हमारा कॉमन हो गया। अब एक बात बताओ, इस वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में कितने हो गए हमारे, 2 एंगल तो सेम हो गए, तो तीसरा एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तीसरा एंगल कौन सा बनेगा, अगर इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ जो इतना है ये तीसरा बनेगा, जबकि जो दूसरे ट्राइंगल में कौन सा तीसरा बनेगा हमारा, ये पहला हो चुका, दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला तीसरा बनेगा। ठीक है, तो अगर तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं तो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो हम लगा देते हैं प्रॉपर्टी। देखो 1 के सामने की साइड क्या है, इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 के सामने साइड है 12, और बड़े वाले में पूरे में 1 के सामने है 8 + बी डी, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये है 8 + x बराबर होगा। इस वाले में 2 के सामने की बात करूँ तो ये वाली साइड है, और बड़े वाले में 2 के सामने की बात करूँ तो ये वाली साइड है, तो उससे तो हमें मतलब ही नहीं, हम 3 के सामने देखते हैं। इस वाले में 3 के सामने कितना है, 8 है, और इस वाले में 3 के सामने कितना है, 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 2 से कट जाएगा 6 टाइम, तो ये कितना आ गया हमारा, 8 + x बराबर आ गया 6 तिया 18। तो यहाँ से x कितना निकल के आ गया, 18 - 8 10। पूछा क्या था इन्होंने, इन्होंने पूछा था कि सी बी की लेंथ, यानी ये कंप्लीट लेंथ बतानी है, 10 ये हो गई, 8 ये 18 हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप 10 मत करके आ जाना, क्योंकि ऐसे जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, देखते नहीं है ठीक से कि पूछा क्या है,
और बाद में हमें लगता है कि हम क्वेश्चन को सही करके आए और वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसकी दीवार ए बी और सी डी है, यानी सर्कल है जिसकी कॉर्ड ए बी और सी डी है, आगे बढ़ा रहे हैं तो पॉइंट पी पर मिल रही है। तो ये हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी दो कॉर्ड बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये पॉइंट पी पर मिल गई, ठीक है। आगे हमें बोल रहा है कि ए बी 6.3 है, बी पी 4.5 है, सी डी 3.6 है, और हमसे पूछा लेंथ पी डी एक्स मान लेते हैं। तो आपको पता ही है सेकंड थ्योरम लग जाएगी 4.5 इंटू ये कंप्लीट दूरी कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10 और 0.8 10.8 इक्वल टू ये वाली लेंथ है एक्स और कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एक्स प्लस 3.6। देखो अगर आप इसको नॉर्मली करोगे तो यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे करोगे आप। देखो एक तो ये तरीका है कि आप इसको थोड़ा ब्रेक कर लो, लेकिन वो भी नहीं कर पाओ ना, तो उससे मैं आसान तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे हमें ऑप्शन की लेनी है हेल्प, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे ऑप्शन लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट पहले पे ट्राई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ। एक बात बताओ मुझे, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है, यानी यहाँ पे एक्स निकालना है, यानी ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है इसमें कहीं ना कहीं एक्स छिपा है, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन है ना, हमारे जो चार ऑप्शन है, अगर इसका कोई मल्टीपल होगा इनका, यानी इनका कोई जो मल्टीपल होगा वही तो इन सब की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर बात करें कि 3.1 है, तो क्या 3.1 इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी ऐसा कोई इसमें फैक्टर निकल पाएगा जिससे हम 3.1 निकाल लें, तो नहीं आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है और इसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी ये नहीं हो सकता हमारा। अब बात करते हैं 48 की, क्या 48 हो सकता है। देखो 48 होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 3 निकल के आ सकता है यहाँ से। अब हमें चाहिए 1.6 और चाहिए कि यहाँ से 1.6 आएगा नहीं, क्योंकि 16 से तो भाग ही नहीं लगता है ना इसमें, और 16 से 112 नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं आएगा हमारा, ठीक है। और अगर आपको इतना भी झंझट नहीं करना है तो आप ऑप्शन से ट्राई कर लो या क्वाड्रेटिक बना लो। 3.5 की बात करते हैं, तो देखो 3.5 बनाने के लिए हमें 0.5 चाहिए और 7 चाहिए, 0.5 तो मिल जाएगा, बट 7 क्या किसी से आएगा नहीं, क्योंकि 7 किसी में है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी नहीं आएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। और आपको देखते ही पता चल रहा था कि अगर हम एक्स 5.4 लेते हैं तो ये जब 5.4 हो जाएगा, क्योंकि जिस इसका आधा ही तो है ये 5.4, जब ये इसका आधा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 9 बच जाएगा, और 5.4 प्लस ये 3.6, ये भी 9 हो रहा है, ये भी 9 बन जाएगा, जब आधा इससे लेंगे 5.4 इंटू 2 तो 4.5 का डबल 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी हम ना चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं, बस थोड़ा स्मार्टली सोचना है। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई हो। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। जनरली मैं कोशिश करता हूँ और यही मैं आपको बताता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना अवॉइड करो। एक चाय बेचने वाला है, 9 रुपये पर कप चाय बेचकर क्या हो रहा है, 50% लाभ कमा रहा है, ठीक है। देखो 50% लाभ का मतलब क्या हो गया, 1/2 2 से 3, यानी सीपी और एसपी की बात हो रही है, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या है, 9 रुपये है, 1 की वैल्यू 3 गुना, तो 2 की वैल्यू 6 रुपये, तो उसको 6 रुपये की तो पड़ती है, वो चाय लेके 9 रुपये की बेच रहा है। आगे बोल रहे जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो उसने 10 रुपये पर कप बेच दिया, ठीक है। देखो पहले 6 रुपये की पड़ती थी इसको, अब इसका जो मूल्य है, ये जो सामग्री की कीमत 25% बढ़ गई, तो इसके लिए तो सिर्फ 25% ही बढ़ेगा ना, 6 का 25%, तो 6 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, तो इसको अब 7.5 रुपये की पड़ रही है चाय, ठीक है, और बेच रहा है ये 10 की। तो रेशो की अगर हम बात करें तो इसका पॉइंट हटाते थे, 0 25 3 75 25 4 100, अभी भी 3 की चीज 4 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है किस पे, 3 पर, और 1/3 आपको पता ही है कि 33 1/3% होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई ट्रेन है एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 to 5, 2.5 घंटे का मतलब है 5/2, 2 ऊपर चले जाएगा, 5 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 5 चौके 20, बचे 2 5 25 45 दूनी 90, यानी इसकी जो स्पीड है हमारी वो 90 निकल के आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर में आई है। आगे बोल रहे ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी करने में कितना टाइम लगेगा, तो 90 के हिसाब से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 9 5 45, 5 घंटे लग जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में दो हमारी कॉर्ड है ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है, कॉर्ड क्या दिए ए बी और सी डी, और बी सी हमारा व्यास है। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो देखते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक सा सर्कल बनाए,
बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी कॉर्ड है, और जो हमारा बी सी क्या था, डायमीटर था। तो सबसे पहले हम डायमीटर को ही बनाते हैं। ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, और कॉर्ड क्या थी हमारी, ए बी और सी डी है। ठीक है, एक कॉर्ड बना लेते हैं, मान लो ये ए बी है, और देखो यहाँ पे एक लाइन भी दी गई है। इसने क्या दिया गया है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ऐसे बनाए कि पैरेलल लगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये पैरेलल है। ठीक है, तो देखो आप ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो हमें कॉर्ड खींच रहे हैं, जो कॉर्ड है उनके जो एक पॉइंट है ना, ये क्या है, जो हमारा डायमीटर का एक सिरा है, ये डायमीटर का दूसरा सिरा है। तो इस केस में क्या होता है, देखो पैरेलल तो इसने दी हुई है हमें कि ये लाइन पैरेलल है इसके। अगर ये पैरेलल है तो सेंटर से इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो सेम होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी वृत्त के केंद्र ओ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए बी यानी ये वाली साइड की बात कर रहा है, ये वृत्त के केंद्र यानी यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो दूरी डिस्टेंस होगी, जो दूरी है वो सेम होगी, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है और एक पॉइंट इसका ये वाला जो डायमीटर है उसका एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी मैं जैसे इसको नाम दे दूं, मान लो कि ये कुछ भी नाम दे देते हैं, पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, तो ओ से पी की दूरी बराबर होती है ओ से क्यू की दूरी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब कुछ बचा ही नहीं है सवाल में। हमसे पूछा है कि सीडी की लंबाई बता दो। सीडी देखो, इसकी रेडियस डायमीटर 20 था तो रेडियस 10 हो जाएगी, और ये आपको पता है परपेंडिकुलर है, ये 10 है, तो ये कितने आ जाएगी, 6 8 10 का ट्रिपलेट हो जाएगा, ये 8 हो जाएगी। और ये भी पता है कि आपको सेंटर से जब किसी जीवा पर कॉर्ड पर हम ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाली लेंथ 8 है तो ये वाली भी लेंथ 8 होगी, तो कंप्लीट सीडी कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16। यही पूछा था हमसे कि सीडी की लेंथ क्या होगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर डायमीटर का एक हमारा बेलन है, जो पानी से, बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। ठीक है, देखो ये जैसे हमारा एक बेलन हो गया, ये क्या है, पानी से कुछ भरा है, मान लो यहाँ तक भरा है ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें हम 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या डाल रहे हैं, गोला डाल रहे हैं। जब इसके अंदर हम एक गोला डाल रहे हैं तो जो पानी का लेवल है कुछ ऊपर उठेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो इसका बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, किसका, बेलन का जो इंक्रीज वॉल्यूम है, या पानी से जो वॉल्यूम हमारा बढ़ा है, वो इक्वल कर देंगे किसके, स्फेयर के वॉल्यूम के। ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल करने हैं हमें यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मान लो कि जो पानी से जो, सॉरी, जो स्फेयर है, स्फेयर को जब हम इसमें डाल रहे हैं सिलेंडर में, तो हमारी एच ऊंचाई इंक्रीज हो रही है, तो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। आर की बात करें तो जो हमारा डायमीटर 32 है तो रेडियस हो जाएगी 16, तो आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है, ये बढ़ी हुई हाइट है, यही तो निकालनी है बराबर। ये हो जाएगा हमारा जो क्या है, गोला, यानी जो सॉलिड हमारा स्फेयर है उसका वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई, पाई इंटू आर क्यू। आर कितना है हमारा 12, तो 12 × 12 × 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 से मैं बात करूँ तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 4 चौके 16, 4 तिया 12, और 4 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, इधर तो एच बचा है, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 3 9 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, जब भी एक शेप के अंदर हम दूसरी शेप डालते हैं, तो जो हमारी ओरिजिनल शेप है उसका बढ़ा हुआ वॉल्यूम ले लेते हैं, तो उसमें हाइट को हम लिख लेते हैं एच, और जिस भी शेप को डाल रहे हैं उसको हम वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा, जिस शेप को डाल रहे हैं उसकी वजह से बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी नंबर सिस्टम का एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि 13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, एक संख्या 13 है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13, ए 13, बी 13, सी, इनका एचसीएफ 13 है। ओके, एचसीएफ की बात कर रहे हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 13 है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी नहीं पता है मैं क्या है, लेकिन इनमें जो मैक्सिमम कॉमन आएगा वो 13 ही आएगा। आगे हमसे कहा है जहाँ ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, यानी ए बी सी तीनों 60 से तो कम लेनी है। ठीक है, ओके, तो पूछ रहा है ए प्लस सी प्लस बी का मान बता दो। देखो यहाँ पे हमें दो चीज दी गई थी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले तो बोल रहा है कि ए बी सी 4 अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, अलग अलग हैं तो ए बी सी सेम तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ए, और वैसे भी ए लेस देन बी लेस देन सी है, यानी ए बी सी बराबर तो नहीं हो सकते हैं, और ए लेस देन बी लेस देन सी है, और दोनों ही लेस देन है 60, तीनों ही लेस देन है 60 से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए को सबसे छोटा लेना है, फिर बी को उससे बड़ा, फिर सी को उससे बड़ा। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे एस सी एफ 13 आ रहा है, तो देखो 13 पंजे तो 65 होते हैं, तो 65 तो नहीं हो सकते, तो 13 चौके 52 हो सकते हैं, और ये कितना हो सकता है, 13 चौके 13 तिया और 13 दूनी,
ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हो सकता है ना, ये 13 गुणा 2 हो गया, मान लो ये 13 गुणा 3 हो गया, और ये हो गया 13 गुणा 4, तो ये हमारे अलग अलग नंबर हो गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दूसरा है कि ए लेस देन बी लेस देन सी, यानी सी सबसे बड़ा है, ये तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इनका हम एस लेते हैं तो क्या आता है 13 13, सब में 13 13 कॉमन आ रहा है, एस 13 आ गया, तो हमसे पूछ रहा है ए प्लस सी। ए प्लस सी कितना हो जाएगा 26 प्लस 52, डिवाइड करना है बी से, बी हो जाएगा 39, 3 से कट जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, ओके देखो ये हो जाएगा 50 और 20 70 और 78, 78/39, 2 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट गिवन है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो दोबारा बैक करके देखना, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे हम जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसको हम 13 गुणा 1 ले लेते, तो 13 गुणा 1 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बोल रहा है कि 13 ए बी सी है, चारों अलग अलग नंबर हैं। तो पहला तो हमारा 13 हो गया, इसके 13 के बाद हमने ले लिया 26 39 52, और 52 से बड़ा जा नहीं सकते क्योंकि तीनों क्या है 60 से कम है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है। ठीक है, एक पतंग है यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट पे कोई एक पतंग है हमारी। ठीक है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, एक डोरी से जुड़ी हुई है, और जिसकी ऊंचाई है 120 मीटर, ये 120 मीटर हाइट दी हुई है हमें। ठीक है, और बोला कि 36 से 60 डिग्री का कौन बनाती है, पतंग है 36 से 60 डिग्री का कौन बनाती है, यानी ये वाला एंगल हमें दिया है। तो पूछ रहा है डोरी की लंबाई बता दो, ये वाला देखो 60 के केस में ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये 2 होता है। √3 की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40√3, तो हमें निकालनी है 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 80√3, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये हमारी 2 ही तो है, तो 2 आ जाएगा हमारा 80√3, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 4 आदमी हैं और 6 लड़के हैं, 4 मैन हो गया हमारा और 6 हमारे हो गए लड़के, ये किसी काम को 8 दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 6 आदमी और 4 लड़के, यानी 6 मैन और 4 बॉयज उसी सेम काम को 7 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 के 32, और यहाँ पे 7 6 के 42, तो 42 माइनस 32 इधर आ जाएगा 10 मैन बराबर, ये आएगा 6 8 48 बी, और ये कितना है 28 बी, 48 माइनस 28 कितना हो जाएगा 20 बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा बी और एम का रेशियो आ जाएगा, बी हमने बॉयज माना था, एम हमारा मैन हो गया, ये जाएगा 10/20 यानी 1/2। इफिशियंसी का रेशियो आ गया है। ठीक है, यानी बॉयज हमारे कम काम करते हैं और जो हमारे मैन है वो फास्ट है। देखो टोटल वर्क यहाँ से निकाल ही सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, 4 इंटू एम, एम कितना है 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 6 गुणा बी, बी है 1 तो 6, तो 8 प्लस 6 14, 14 गुणा 8 ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, 14 गुणा 8 लिख ही देता हूँ मैं, 14 इंटू कितना होते हैं 112। आगे पूछ रहा है कि 5 आदमी और 4 लड़के काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। देखो 5 मैन की बात कर रहा है, एक मैन एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 मैन एक दिन में 10 काम करेंगे, प्लस 4 लड़के, एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 4 लड़के 4 काम करेंगे, तो 14, तो 14 से भाग देना है यहाँ पे। तो 14 इंटू कितने होते हैं 112। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। देखो इसमें ऐसे भी नहीं करता मैं, अगर तो और ज़्यादा आसान हो जाती चीज़ें। टोटल वर्क कितना आया था हमारा, यहाँ 14 गुणा 8 आया था, और 14 से भाग देना था, तो ये कट जाता 14, तो 8 आ जाता। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं था ना पहले कि ये 14 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। बोल रहे कि एक ट्राइंगल है, ये हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई बी सी पर पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। ठीक है, इसको हमने पॉइंट डी मान लिया, इसको पॉइंट ई मान लिया। आगे इसने क्या बोल रहा है कि ए डी बराबर ए ई है, ए डी इसको हमने यहाँ से मिला दिया और ए ई को भी मिला दिया यहाँ से। देखो ये हमें बराबर दिया है, यानी ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के। आगे हमें क्या गिवन है कि जो एंगल बी ए डी है वो सी ए ई के बराबर है, बी ए डी, ओके दिस एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये बराबर है एंगल सी ए ई के। सेम कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जो सेम कलर से रिप्रेजेंट है वो एंगल क्या है हमारे इक्वल है। ठीक है, ये वाले एंगल इक्वल हो गए। और आगे दिया है हमें, यदि ए बी की वैल्यू है 2p+3, ए बी ये वाली वैल्यू की बात कर रहा है, ये है 2p+3, और बी डी की वैल्यू 2p है। ठीक है, ए सी की वैल्यू 3q-1 है, ओके, और सी ए की वैल्यू q है, ओके। तो हमसे पूछ रहा है p+q, ओके। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वाली साइड हमारी ए डी और ए ई बराबर हैं, तो इनके जो सामने के एंगल बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के एंगल के, तो सेम कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मुझे, देखो ये हमारा एंगल कुछ होगा, ये कुछ होगा, मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल बचा हुआ कितना होगा, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, दिस एंगल, ये होगा 180 माइनस थीटा।
और ये वाले एंगल की बात करूँ तो ये भी 180 माइनस थीटा हो गया, यानी ये भी दोनों बराबर होंगे, जिनको मैंने अलग कलर से रिप्रेजेंट किया, होंगे कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या हो गया, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ ए बी डी की, तो इसमें ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, तो जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिक हमारा इक्वल हो जाएगा कि नहीं। यानी ये वाला एंगल अगर इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँ, आई होप आपको दिख रहा हो, मैंने 3 लाइन लगाई, ये वाले दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा ट्राइंगल जो ए बी डी है और ए ई सी है, ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इस सिमिलर हो गए, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालते हैं हम। तो देखो ये वाला कलर है, इसके सामने की साइड क्या है, 2p, और इस वाले ट्रायंगल में इस कलर के सामने की साइड है q, ये बराबर होंगे। देखो इस वाले की बात करूं मैं, तो जो ये हमारे 3 लाइन है, इनके सामने साइड क्या है, ये AD है, और इसके सामने की साइड है AE, और दोनों बराबर हैं, यानी 1:1 में होंगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो निकल के आ जाएगा हमारा, 2p बराबर q है। ठीक है, ये तो आ गया एक रिजल्ट। देन आगे हम बात करते हैं और हम दूसरा रिजल्ट कैसे निकालेंगे। देखो सिमिलर तो हो गए, अब आप ध्यान से देखो, देखो अब ध्यान से देखो, ये हमारा एंगल है, ये 180 माइनस थीटा है, जो भी है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, और इनके बीच की साइड इक्वल है। इसका मतलब है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, कौन से ट्राइंगल, ए बी डी और ए ई सी। तो अगर ये बराबर हो गए, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल होंगे, यानी 2p प्लस 3q माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है, 2p प्लस 3 बराबर होगा 3q-1। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि 2p माइनस 3q, ये क्या आ जाएगा, इसको हम इधर ले जाते हैं तो -4, एक ही हमारी इक्वेशन निकल गई, ये एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, यहाँ से देखो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसके सामने 2p है तो 2p बराबर q होंगे, जो रिजल्ट हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हम q बराबर 2p रख देते हैं, तो ये तो था 2p, q की जगह जब 2p रखेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6p बराबर है -4। तो प्लस का 2 और माइनस का 4, -4p बराबर -4, यानी यहाँ से p आ गया 1। और जब p हमारा 1 निकल गया, तो यहाँ से q कितना आ जाएगा, 1 गुणा 2, 2 आ जाएगा, q की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमसे पूछा है क्या है, p प्लस q, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है 1। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि ए बी सी क्या है, एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, ए कुल पूंजी का 33 निवेश करता है, और बी शेष पूंजी का 25%, और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। ठीक है, जो लास्ट ईयर, सॉरी, जो ईयर के एंड में हमें लाभ हुआ है इतना हुआ है, तो पूछ रहा है ए का हिस्सा पूछा है, डायरेक्ट 73,000 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टोटल हमारा 100% है, ए हमारा 33 निवेश कर रहा है। ठीक है, बचा हुआ देखो शेष पूंजी का 75% ये निवेश कर रहा है, ये निवेश कर रहा है। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी 33 आएगा ना ए को, क्योंकि ए जब 1/3 निवेश कर रहा है टोटल पूंजी का, तो जो इसका हमारा प्रॉफिट है वो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, 33 और 33 कितना होता है, 1, सॉरी 1/3, तो इसका 1/3 कर देंगे सिंपली, हम इसका 1/3 करेंगे तो 3 7 21, 3 3 73,000 आ जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं सवाल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 0 है। यहाँ से क्या कर देंगे, 5 साइन थीटा है, 4 कॉस थीटा को हम कहेंगे कि इधर चले जाओ, तो ये 4 कॉस थीटा आ गया, यहाँ से साइन बटे कॉस कितना आ गया, 10 थीटा। तो 10 थीटा हमारा 4/5 आ गया। 10 पता है आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब, बटे ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार मतलब बेस। तो हाइपोटेनस हमारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, √41 हमसे पूछा है वो निकाल लेते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे शायद इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम यहाँ क्या करते हैं, कॉस थीटा का भाग दे देते हैं। तो 5 इंटू साइन बटे कॉस 10 आ जाएगा, जो कि 4/5 होता है, और ये 2, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साइड्स की। यहाँ पे कॉस थीटा का भाग दे दिया तो 5 इंटू 10 आ जाएगा, वही 4/5 और प्लस का 3। इसको ही सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखो ये 5 से 5 चले जाएगा, 4 और 2 6 ऊपर बच गया, 5 से 5 चले गया, 4 3 7 नीचे, तो 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, इतना बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज का है। देखो ये तो एवरेज का आसान क्वेश्चन है, बाकी एवरेज के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोल रहे हैं कि 5 नंबर हैं जिनका एवरेज 30 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी तो एवरेज 31 हो गया, यानी एक संख्या का एवरेज क्या 31 है। ठीक है, तो सब में कितने का फर्क पड़ा हमारा, सॉरी, एक संख्या निकाल दी तो एवरेज 31 है, यानी 4 नंबर का एवरेज 31 है। देखो जो हमारा 5 नंबर का एवरेज 30 था, 4 का 31 है, यानी कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, कितने पे ज्यादा है, 4 ज्यादा पे, यानी ये +4 ज्यादा लेके जा रहे हैं। जो 5वां नंबर है वो क्या होगा, इस +4 को बैलेंस करेगा तो -4 हो जाएगा, तो 30 - 4 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये +4 इसलिए आया है क्योंकि जो निकाले गए नंबर है वो एवरेज से ज्यादा लेके चले गए 4, तो उसको बैलेंस करने के लिए 5वां कहेगा कि मुझे 4 कम दे दो।
ठीक है, तो इस शिफ्ट के सारे सवाल हो चुके हैं हमारे। बाकी जो देखो मैंने सारे शिफ्ट अपलोड कर दिए हैं। जो 13 अप्रैल की शिफ्ट बच गई थी गलती से, तो इसकी फर्स्ट शिफ्ट तो अभी अपलोड कर ही दी है। इसकी जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, जिससे आप सारी देख पाओ। और देखो CHSL का एग्जाम शायद चॉइस से स्टार्ट है, तो उससे पहले आप सारी शिफ्ट देख लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि रिसेंट में अभी CGL का एग्जाम हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, क्योंकि TCS यही पैटर्न फॉलो करता है। और इवन जो NTPC वाले लोग हैं उनको भी CGL के या जो भी SSC के जो रिसेंट एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि TCS इसका पेपर ले रहा है। ठीक है, और PDF के लिए आपको पता ही है कि PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। अगर आपको PDF के साथ साथ एग्जाम अपडेट भी चाहिए SSC और रेलवे से रिलेटेड, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ट्रिक एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो एक चैनल का लिंक है, मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप नॉर्मली जाके भी सर्च कर सकते हो PDF हब के नाम से। वहाँ पे सिर्फ आपको PDF का कंपाइलेशन मिल जाएगा। ठीक है, सारी सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा वहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ का ही मिलेगा। यहाँ पे मैं मैथ करवाता हूँ, तो वहाँ पे आपको सारी सब्जेक्ट का रेगुलर कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।